भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? जय हिंद साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के प्रति अपने संबोधन में, अपने वक्तव्य के दौरान लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ संदेश देश के लोगों को दिया था। उन्होंने देश के सभी नागरिकों से यह आह्वान किया था कि महिलाओं के प्रति जब भी वो बात करें तो उसमें ध्यान रखें, कभी भी ऐसा कुछ ना हो जिससे कि स्त्री की गरिमा को ठेस पहुंचे, और ये स्वागत के योग्य है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो क्या इसको लेके कोई कानून है हमारे पास? जी हाँ, आईपीसी में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, परंतु यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो मोदी जी ने कहा, क्या संविधान में ऐसा कोई हिस्सा है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश प्रतिबिंबित होता हो? जी हाँ, अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 1976 के दौरान जब इमरजेंसी लागू थी तब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर लागू करी गई थी। उसमें ABCDEFGHIJ ऐसे करके 10 ड्यूटीज थी जो कि एक नया चैप्टर जोड़ा गया था संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में आमूलचूल परिवर्तन किया गया था। तो उस समय एक नया चैप्टर 4th A संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत एक नया आर्टिकल 51A संविधान में जोड़ा गया, और उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एनलिस्ट करी गई भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिन पर अमल करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इन्हीं 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1975 में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी जिस कारण सरकार को निर्णय लेना पड़ा नेशनल इमरजेंसी लागू करने का। संविधान में आर्टिकल 352 के तहत जिसके प्रावधान देखने को मिलते हैं, उसी दौरान सरकार को यह भी महसूस हुआ कि लोगों को जैसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, उसी तरह कुछ मौलिक कर्तव्य भी उनके ऊपर होने चाहिए। जैसे कि हमने सुना है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तत्कालीन सरकार ने इस बात को आवश्यक समझा और इसलिए उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इस समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने की सिफारिश दी, लेकिन जब बाद में इन फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1976 में ही जब लागू किया गया, तब 8 में से 5 सिफारिश तो इस समिति की ली गई और 5 सरकार ने अपनी तरफ से मिलाकर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक नया चैप्टर 4th A, जिसके अंदर एक नया आर्टिकल 51A जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इसकी प्रेरणा हमें कहां से मिली। देखिए, जितने भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाली कंट्रीज हैं, वहां का एक कॉमन फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसलिए अर्स्टवाइल USSR, वहां से हमें फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रेरणा मिली। इसके इतर अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रोविजन नहीं होता है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है जापान के रूप में, जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया और 1976 में, यानी कि 26 साल बाद, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। बदली हुई परिस्थितियों में समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 26 साल बाद फिर से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को, यानी कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी को इसी आर्टिकल में जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जैसे हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी सिफारिश में 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए कहा था, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 को ही कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। तो वो 3 कौन सी सिफारिशें थी, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज थी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जोड़ा गया था? तो वो ये थी कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को कोई अबाइड नहीं करता है या रिफ्यूज करता है फॉलो करने से, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट प्रोविजन ला सकती है पेनल्टी और पनिशमेंट का। एक तो इस सिफारिश को सरकार ने नकार दिया। दूसरी सिफारिश ये थी कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज अगर किसी कानून के तहत पार्लियामेंट लेके आती है तो दे शुड बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता इस आधार पे कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करती हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट
अगेंस्ट हैं, इट इज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार ने इस सिफारिश को भी नहीं माना। और तीसरा, सरकार ने टैक्स पे करने की जो सिफारिश उन्होंने दी थी उसको भी फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे नहीं जोड़ा। तो बात करते हैं उन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की जिन्हें फाइनली संविधान में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत स्थान मिला। तो उसमें पहली फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि हम ए में देखते हैं, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टू चेरिश द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि वो सिद्धांत जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को उत्साह और प्रेरणा प्रदान करी थी, उनको हम चेरिश करें, उनको फॉलो करें। इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन जान से, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन जान से, हारेगा वो हर बाजी जग खेले हम जी जान से, हारेगा वो हर बाजी जग खेले हम जी जान से। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि सी कहती है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य देश के प्रत्येक नागरिक से यह आह्वान करता है कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वायत्ता इसकी रक्षा करें और इसको सर्वोपरि माने। दोस्तों, चौथा मौलिक कर्तव्य कहता है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि हम राष्ट्र की रक्षा करें और राष्ट्र के प्रति अपनी सेवाएं दें जब भी ऐसी आवश्यकता आन पड़े या फिर नागरिकों से इस बात का आह्वान हो। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग तेरे लाल चले हैं माए, अब तेरी लाज बचाने। पांचवा जो पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो कहता है टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people, transcending religious, linguistic, regional and sectoral diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. तो दोस्तों, पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें हमें दो संदेश देखने को मिलते हैं। पहला है कि देश के सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा को बोलते हों और किसी भी क्षेत्र से आते हों, उनके बीच में आपसी भाईचारा हो और सौहार्द कायम रहे। और जो दूसरा संदेश है इसी मौलिक कर्तव्य में, वो हमें प्रधानमंत्री जी के इस साल के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से उनके संबोधन में प्रतिबिंबित होते हुए दिखा, जिसमें उन्होंने सभी नागरिकों से यह आह्वान किया कि वे अपने बातचीत के दौरान अपनी शब्दावली से या फिर किसी भी तरीके से ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचे। तो दोस्तों, वो हमें फंडामेंटल ड्यूटी ई में देखने को मिलता है। छठी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री। यानी देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो कि वे राष्ट्रीय संस्कृति की जो समृद्ध विरासत है, हमारी धरोहर है, उसके मूल्य को समझें और उसकी रक्षा करें। सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट व्हिच इंक्लूड्स लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो यहाँ पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करने की बात कही गई है, यानी कि प्रकृति की रक्षा करना और उसको बेहतर बनाने में अपना योगदान देना। एक तरफ तो ये जिसमें लेक्स भी आएंगे, नदियां भी आएंगी, उसमें जंगल भी हैं और वाइल्ड लाइफ भी है, जो कि एक हाथी के रूप में यहाँ पे हम सिंबॉलिक रूप में देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ये भी बात कही गई है कि हम कंपैशन रखें लिविंग क्रीचर्स के प्रति। ये चिड़िया, तितली, ये हाथी, ये सारे जानवर हो गए जो कि लिविंग क्रीचर्स में ये जानवर भी आते हैं, पशु पक्षी, और ये पेड़ पौधे भी आते हैं। आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मैं ऐसा क्यों हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो परिस्थितियों के प्रति। इसको हम कॉज इफेक्ट की फॉर्म में समझ सकते हैं। Whatever happens, it happens for a reason, यानी कि जो भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और उस कारण को हम खोजें, यानी कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और
अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे भी हम साइंटिफिक टेम्पर रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और हम रिफॉर्म करने की कोशिश करें, यानी कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। जो एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है उसमें नागरिकों से यही अपेक्षा रखी गई है कि वो समस्याओं को देखें, उसका रूट कॉज एनालिसिस करें, देखें कि ये समस्याएं जो हैं ये क्यों हैं। अगर कोई डिजीज है तो उसका डायग्नोसिस करें और फिर डायग्नोसिस के बाद उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचें। तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया ताकि समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। ये हो गया डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जिसको रूट कॉज एनालिसिस भी कहते हैं, लेकिन मेरी जो टेक्निक है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यही रहती है कि मैं पहले डिजीज को देखता हूं, उसके बाद उसका डायग्नोसिस करता हूं, यानी कि कारण क्या है उस समस्या का, और उसके बाद जब कारण हमें पता चल जाते हैं तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि उन कारणों को एराडिकेट कर दिया जाए। तो यही एक तरह से रिफॉर्म की बात हो गई। अब जो 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है आई, वो कहती है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस। यानी कि सरकारी संपत्ति उसको सेफगार्ड करना हर नागरिक का कर्तव्य है। साथ में उनका यह भी कर्तव्य है कि वो हिंसा की रोकथाम में अपना सहयोग दें। अगर हम मान लीजिए ताजमहल में जाते हैं या फिर पुराने किले में या फिर हुमायूं टॉम्ब में जाते हैं, जितनी भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, अगर वहां पे हम जाते हैं तो हमें कभी कभार देखने को मिलता है कि कुछ शरारती तत्व ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी प्रेयसी का नाम वहां पे लिख देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे बिल्लू लव्स पिंकी, इस तरह से कुछ भी। वो या तो एक तरफा आशिक होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपने प्रेम का इजहार सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से कर सकें, और या फिर वो अपने प्रेम को अमरता प्रदान करने की एक कोशिश करते हैं। उसी कोशिश के दौरान वो देश की सांस्कृतिक धरोहर जो कि अनमोल है उसको क्षति पहुंचाते हैं। अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है। यूं तेरा मुस्कुराना और आगे चले जा, हुआ जाने क्या यार हुआ इस दिल को। यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाने को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। और वायलेंस की बात हो गई, जो कि हिंसा कई रूप में हमें देखने को मिलती है। कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं मारपीट होती है, ये सब भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो इमरजेंसी थी तब आंदोलन चल रहे थे और जो सत्ता में सरकार बैठी थी तो उनका उद्देश्य यही था कि लोगों को ये समझाया जाए कि वायलेंस इज नॉट द वे टू सेटल इश्यूज, इट शुड बी थ्रू डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग एंड डेलिबरेशन। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग ना किया जाए, संवाद को स्थापित किया जाए और एक प्रयास किया जाए कि आपसी समझ से मतभेदों को मिटाया जा सके और शांति कायम की जा सके राष्ट्र हित में। 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टुवर्ड्स एक्सीलेंस एंड एंडेवर। 4 AM, टाइम टू वेक अप, फिर इंटेंस वर्कआउट। तो यहाँ पे प्रत्येक नागरिक से यही अपेक्षा रखी गई है कि वो अपने प्रत्येक प्रयास में, चाहे वो निजी हो या फिर वो संगठित हो, उसमें वो उत्कृष्टता को प्राप्त करने का प्रयास करे और उस उत्कृष्टता के कारण समाज को उत्कृष्टता उपलब्ध होगी और समाज जब उत्कृष्टता प्राप्त करेगा तो राष्ट्र भी ऊंचाई पर पहुंचेगा, अपने प्रयासों में भी और अपनी उपलब्धियों में भी। साथियों, ये तो बात हो गई उन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की जो कि 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी, संविधान के लागू होने के 26 साल बाद। फिर से 26 साल बाद फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसमें एक चेंज किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। उसमें वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो कि हमें आर्टिकल 51A सबसेक्शन K के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रत्येक नागरिक से यह कहा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन फॉर हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। Mighty nice। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है।
यानी कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो कि वो अपने बच्चे की, जिसका भी वो पालन पोषण कर रहा है, ध्यान रख रहा है और उसकी उम्र 6 और 14 के बीच में हो, उसको वो शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए। लेकिन अब जो हमने ये ड्यूटीज डिस्कस करी, ये जस्टिसेबल नहीं है। यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर इंफ्रिंजमेंट होती है, वायोलेशन होती है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके हम रिट पिटिशन डाल सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई, अगर हम इसकी बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटी तो जस्टिसेबल नहीं है। फिर इसकी उपयोगिता क्या है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यहाँ पे दो काम कर रही है। एक तो फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर 4 ए में आर्टिकल 51 ए के अमेंडमेंट के रूप में। इसी के साथ साथ चैप्टर 3 में भी एक एडिशन किया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसी के अपेंडेज के रूप में आर्टिकल 21 ए को भी जोड़ा गया, जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन की। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी तो जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है। इसका मतलब ये निकल के आता है संविधान की 86th अमेंडमेंट जो है वो अपेक्षा रखती है प्रत्येक नागरिक से कि वो अपने बच्चों को, जो कि 6 से लेकर 14 साल की उम्र के हैं, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है। अगर ये पूरा कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी और उसको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट भी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे एक फंडामेंटल राइट के रूप में भी कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में जोड़ दिया, जो कि है राइट टू एजुकेशन। तो साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतने गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ बॉलीवुड के सितारों को भी यहाँ पे हमने जगह दी हमने अपने आज के सेशन में। तो ऐसा मैंने क्यों किया? ये सिर्फ इसलिए किया, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। एंटरटेनमेंट तो मैं समझता हूँ कि जो मैं सेशन ले रहा हूँ शायद आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इस वीडियो को तो शर्तिया बात है, आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर कोई कमी है भी तो आप उसे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसको बेहतर करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे लिखा भी है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एंडेवर्स। तो मेरा ये इंडिविजुअल एफर्ट है, आई विल स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। कोई कमी अगर रह जाती है आप मुझे फीडबैक दीजिए, आई विल टेक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक एंड इंप्रूव and strive for excellence in my presentation। और मेरे उसी एंडेवियर से अगर किसी का भला हो जाता है, आप लोगों का कोई पेपर क्लियर होता है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रयासों को उससे सार्थकता प्राप्त होगी। दोस्तों, फिर से आते हैं इस सवाल पे कि बॉलीवुड स्टार्स को मैंने अपने वीडियो में क्यों स्थान दिया। बेसिकली बॉलीवुड स्टार्स को यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो ए से लेके के तक फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको आपको याद करने में आसानी रहे। ये जितने भी स्टार्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके इनिशियल्स इसी से शुरू होते हैं। अक्षय कुमार का ए से शुरू होता है, मिथुन चक्रवर्ती का सी से शुरू होता है, अजय देवगन डी, ई से मैंने ईशा देओल को ले लिया। यहाँ पे बात हो रही है ब्रदरहुड की, ठीक है। तो ईशा देओल के दो भाई हैं, बॉबी और सनी, और यहाँ पे डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे वुमेन को ही ले लिया और वो यहाँ पे वुमेन की डिग्निटी की बात कर रही हैं। यहाँ पे आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे कि सभी पे मैंने मेल सुपरस्टार्स को लिया है, सिर्फ एक ही फीमेल स्टार को लिया है। देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि बेटा बेटी एक समान, और हमने तो ये भी देखा है कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती हैं। कल्पना चावला को ले लीजिए आप, किरण बेदी को ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बॉलीवुड स्टार्स को लिया है और सिर्फ एक फीमेल को स्थान दिया है, और वो फीमेल जो है वो ईशा देओल है और ई से उनका नाम आता है। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात आ रही है। तो जब महिला की बात आ रही है तो हमने यहाँ पे एक महिला को स्थान दिया है, बाकी सारे पुरुष हैं। तो आपको ये याद रखने में आसानी रहेगी कि जहां पे हमने महिला को स्थान दिया है याद करने के लिए, वहीं पे महिला के गरिमा की बात हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये मेरा प्रयास है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद कराने का, ये कारगर सिद्ध हुआ होगा और आप अब इसको कभी नहीं भूलेंगे। आप जब तक कुछ बन नहीं जाएंगे तब तक तो कम से कम इसको याद रखेंगे, और हो सकता है कि हमेशा के लिए आपकी स्मृति में ये बैठ जाए। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई फंडामेंटल ड्यूटीज की कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। अब दोस्तों, ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में, हमारी व्यवस्था में, हमारे सिस्टम में कहां पे हमें देखने को मिलती हैं, कहां पे ये रिफ्लेक्ट होती हैं। तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस, इनको रिस्पेक्ट करने की बात कही गई है। तो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की डिग्निटी को सेफगार्ड करने के।
अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी सेकंड की, बी में जो आती है। यहाँ पे कहा गया है कि जो नोबल आइडियल्स हैं, जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को प्रेरित किया था, उनको हम फॉलो करें। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो हमें ये स्वतंत्रता मिली है, ये किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं मिली है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मेन मूवमेंट्स थे, इनके वो अगुवा रहे और उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया। उनका बहुत बड़ा योगदान है देश की स्वतंत्रता में। लेकिन कुछ ऐसे शहीद भी थे, भगत सिंह की तरह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह। अब गांधी जी के आइडियल्स को तो फॉलो करना चाहिए, जो कि पीसफुल मूवमेंट की बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आज के समय में रेलेवेंट भी है। हमारे आइडियल्स तो भगत सिंह जी भी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स का कहना है, भगत सिंह जैसे महान रेवोल्यूशनरी, चंद्रशेखर आजाद जी, इनके जो मीन्स थे, क्या हमें उनसे प्रेरित होकर उन्हीं मीन्स को अडॉप्ट कर लेना चाहिए? भगत सिंह जी ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति युवावस्था में दे दी। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या आज के समय में हमें भी उन्हीं रास्तों को अख्तियार करना चाहिए? भगत सिंह जी बहुत महान थे, लेकिन जो उनके कदम थे वो मार्क्सिज्म को फॉलो करते थे। भगत सिंह जी को आइडियल मान के अगर कोई मार्क्सिज्म को फॉलो करने लग जाए और मार्क्सिज्म के बाद उसके एक्सट्रीम फॉर्म को फॉलो करने लग जाए, ब्लडी रेवोल्यूशन की बात करने लग जाए, तो क्या वो देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए सही होगा? अगर इस फंडामेंटल ड्यूटी का यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए तो ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी खतरे में पड़ जाएगी। ये भी कहा गया है कि यहाँ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो वेग हैं, एम्बिग्युइटी क्रिएट करती हैं, यानी कि उनकी लैंग्वेज इस तरीके की है, इट इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, और उसके कारण ये आम आदमी को आसानी से समझ नहीं आती हैं। और यहाँ पे सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी की जो बात है, हार्मोनी और कॉमन ब्रदरहुड की जो बात है, डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आईपीसी में बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे ये क्रिमिनल ऑफेंस हैं, उनको एक दंडनीय अपराध के रूप में आईपीसी के विभिन्न सेक्शंस में हम देखते हैं। और जाति, धर्म के आधार पे भी अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसके प्रोविजंस भी हमें आईपीसी में देखने को मिलते हैं, वो भी एक दंडनीय अपराध है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई इस तरह के अपराधों में सम्मिलित होता है या इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी और वो अयोग्य हो जाएगा पुनः चुनाव लड़ने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यहाँ पे भी जाति के आधार पर अगर किसी गलत कृत्य को अंजाम दिया जाता है तो वह भी एक दंडनीय अपराध है, और उसके तहत अगर कोई जनप्रतिनिधि है वो भी ऐसे अपराधों में सम्मिलित होता है तो उस प्रतिनिधि की सदस्यता भी निरस्त हो सकती है, आगे के लिए भी उसे अयोग्य करार दे दिया जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी जी में जो नेचुरल एनवायरनमेंट और लिविंग क्रीचर्स की बात हुई है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये ऐसे कानून हैं जहां पे इस फंडामेंटल ड्यूटी को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पे 1974 का वाटर एक्ट भी इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है, और जो एयर कंजर्वेशन एक्ट है वो भी इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। मतलब जितने भी एनवायरमेंटल एक्ट्स होते हैं, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस हैं, तो उनकी प्रेरणा इसी फंडामेंटल ड्यूटी से हमें देखने को मिलती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ साथ। तो जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम एम.एन. रॉय को पढ़ते हैं, उनकी रेडिकल ह्यूमनिज्म की थ्योरी इसी से मिलती जुलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये एम.एन. रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म से प्रेरित है, जहां पे ह्यूमनिज्म ऑफ गांधी जी क्लब्ड विद साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, उसके साथ हमें देखने को मिलती है ह्यूमनिज्म विद अ साइंटिफिक अप्रोच। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना और वायलेंस ना हो, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत से एक्ट्स लेजिस्लेट हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए एक्ट्स लेजिस्लेट हुए हैं। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को देखें तो इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है। 99 में वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ने हमें बताया था कि सिस्टम में ऐसे कौन से एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, ऐसे कौन सी लेजिस्लेशंस हैं, एक्ट्स हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स की बात करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं, जस्ट लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 15, 16, 19, 29 और 30 इन 5 आर्टिकल्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर अवेलेबल टू नॉट ओनली द सिटीजंस ऑफ द कंट्री बट ऑल्सो टू फॉरेनर्स, मतलब वो सबको उपलब्ध हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये फॉरेनर्स के ऊपर लागू नहीं होती हैं, ये सिर्फ सिटीजंस के ऊपर लागू होती हैं। अब यहाँ पे ये भी है, कुछ यहाँ पे मॉरल ड्यूटीज हैं और कुछ सिविक ड्यूटीज हैं। तो जैसे कि अगर पहले फंडामेंटल ड्यूटी को देखें तो ये एक सिविक ड्यूटी है। तो ऐसी ड्यूटीज भी देखने को मिलेंगी जो कि हमें माइथोलॉजी में देखने को मिलती हैं। और दोस्तों जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको जब लागू किया गया था इमरजेंसी के दौरान 1976 में, तो उस समय इनकी आलोचना भी हुई
थी। तो कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक तो ये है कि एग्जॉस्टिव नहीं है, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, यानी कि इसमें सारी ड्यूटीज नहीं आती हैं। ये भी एक क्रिटिसिज्म है, जैसे कि नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो टैक्स पे करें। सरदार स्वर्ण सिंह ने अपनी सिफारिश में ये कहा भी था, लेकिन इसको एक फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पर लागू नहीं किया गया। तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें बहुत सी ऐसी ड्यूटीज हैं जो कि जरूरी हैं, लेकिन वो फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ ऐसी भी हैं जो कि एम्बिगुअस हैं, क्योंकि उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। जैसे हमने यहाँ पे देखा नोबल आइडियल्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से नोबल आइडियल्स को फॉलो किया जाए। फिर यहाँ पे जब बात होती है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जब इन सब चीजों की बात होती है कि कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि वेग हैं, एक आम आदमी के लिए समझ पाना आसान नहीं है। उसके बाद ये भी आरोप लगे हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उनके अपेंडेज के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इसको चैप्टर 4 ए के तौर पे ऐड किया गया था। तो कुछ आलोचकों का यह भी मानना था जैसे इसको चैप्टर 4 ए के तौर पे ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी जगह इसे अगर 3rd ए के तौर पे ऐड किया जाता तो वो बेहतर होता, क्योंकि इससे फंडामेंटल ड्यूटीज का जो संवैधानिक महत्व है वह फंडामेंटल राइट्स के समकक्ष दिखता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं जो हमारा आज का सेशन है ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा भी ऐसे जो भी विषय हों जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आऊं यहाँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उनको आपके लिए जल्द से जल्द लाने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।